आज हम एक ऐसे शख्स के पास हैं जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। सिर्फ अगर नाम आपको बता दें तो वो काफ़ी है, और उनका नाम है चौधरी राकेश टिकैत जी। टिकैत साहब, हमसे टाइम देने का, बात करने का जी आपका बहुत खुश धन्यवाद। आमदीद। पहला सवाल आपसे, इतना बड़ा आंदोलन चला, उस आंदोलन का नतीजा अभी तक नहीं निकल पाया। जैसे सरकार ने कमेटी बनाने की कही थी बात, जी आज तक नहीं बन पाई, और बीच में सब लोग इलेक्शन में लग गए। क्या स्थिति है उसकी? देखो, ये तो जनता को सोचना कि 13 महीने आंदोलन चलाने के बाद और सरकार बात नहीं मान रही, तो इतनी टाइट सरकार तो नहीं चाहिए देश में। तो लिबरल सी सरकार हो, जनता कोई आवाज उठावे, उनकी बात को सुने जाए। तो ऐसी तानाशाहों की सरकार तो नहीं देश में चाहिए कि जो बात सुनती ना हो। नहीं, बात तो सुन रही है सरकार। अच्छा, कुछ दिन पहले एक ट्वीट आया था आपके खिलाफ, है वो ट्वीट। अच्छा। वो ट्वीट ये था कि आपके पिताजी जो थे, हाँ जितना उनमें पैनापन था, हाँ। उतना राकेश टिकैत जी में पैनापन नहीं है। अब बताओ भाई, 13 महीने में अगर पैनापन नहीं दिखा तो क्या करें? इससे अगला तो ये है कि तो शांतिपूर्ण तो वो है, कोई हिंसा वाले मूवमेंट पर तो हमारा है नहीं कि इससे अगला मूवमेंट तो फिर हिंसक होता है। उस नहीं, लाइन पर तो नहीं जाएंगे हम। हाँ, उस लाइन पे नहीं जाएंगे। न कमेटी बनी, न लखीमपुर खीरी के जो दोषी किसान हैं बेचारे, हाँ उनको अभी तक छोड़ा गया। न किसी किसान को मुआवजा दिया गया जो शहीद हुए। उस पे भी अभी आप लोग फिर चुप हैं, या फिर इस इलेक्शन के नहीं, बाद फिर हम प्रोग्राम तो है? पूरे देश भर में जा रहे हैं जी। भाई। 13 महीने आंदोलन चला है। क्या आंदोलन तो 1-2 दिन का होता था। पॉलिटिकल पार्टी एक दिन मीटिंगें करती थी, उसमें अपनी जनसंख्या दिखाई, सरकार पे एक प्रेशर पड़ा, वे अपना बातचीत कर लेते थे। अब इस तरह की सरकार देश में है कि 13 महीने आंदोलन करने के बावजूद कोई हमारे पास सिग्नेचर पावर तो है नहीं किसान आंदोलन में कि वो सिग्नेचर कर कर सारे काम हो जाएंगे। हमने अपनी बात कही, जनता की ताकत पे कही, और सरकारें बेशरम हो जाएं, सरकारें मतलब इस तरह की हो जाएं कि हमको बात सुननी नहीं, तो हम जनता के बीच में जाएंगे, उनको बताएंगे सारी बातें। तो आने वाले टाइम पे क्या इस तरह की सरकार देश में चाहिए? जनता के बीच में जाएंगे हम। तो जनता के बीच में एक सेमीफाइनल तो आ गया। उस सेमीफाइनल में जैसे 5 राज्यों का चुनाव, खासकर उत्तर प्रदेश का चुनाव, जहां से होकर दिल्ली तक जाते हैं लोग, उस पे आपने क्या किया? किसको सपोर्ट किया आपने? हमने किसी को सपोर्ट नहीं करते। हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं, हम किसी को सपोर्ट नहीं करते। चौधरी साहब, आप इलेक्शन तो लड़ चुके हैं, लोकसभा का भी, विधानसभा का भी। इलेक्शन तो भाई किसी को और तजर्बा लेना हो तो इंडिपेंडेंट वो लड़के देख लो। इलेक्शन लड़ना कोई देश में ना अपराध है, ना इलेक्शन लड़ने पे देश में बैन है। ये तो स्वतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है। इसमें भाई जो आदमी वोट दे सकता है वो इलेक्शन लड़ भी सकता है। सबको अपना तजर्बा लेना चाहिए। हमने भी ले लिया, हमने 10 साल पहले ले लिया। अभी तो आपके यहाँ जयंत सिंह, चौधरी जयंत भी आए थे, और मेरे ख्याल से शायद अखिलेश भी आए थे। नहीं, अखिलेश और नहीं सब पार्टी के लोग आते हैं, आ जाते हैं। हाँ, आए थे। तो आपने किसी को कमिटमेंट नहीं किया? हमने कोई कमिटमेंट नहीं करते। हम किसी को कमिटमेंट किसी को कोई कमिटमेंट नहीं। तो आपके हिसाब से रुझान क्या है? अब रुझान आप बता दीजिए। जनता तो मौजूदा सरकार से नाराज है। रुझान ये है कि जनता मौजूदा सरकार से नाराज है। तो नाराज है तो क्या पलटी जाएगी सरकार? हमें नहीं पता जी, हमें किसी के पलटने पर हम तख्ता पलटवाने लग रहे हैं। हम नहीं तख्ता पलटवाने नहीं, हम तो अपनी बात कहते हैं, और हमारा मुद्दा रहता है सरकारों से, किसी पार्टी से नहीं हमारा रहता इशू। ये पार्टी वाले तो हमारे बीच में खामखा आ जाते हैं। सरकारों की गलत पॉलिसी गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, मजदूर, मछुआरा इनके खिलाफ होगी तो उसका विरोध करते हैं।
वो सरकार काम करती है, कोई पार्टी नहीं करती है। आपने कुछ दिन कहा था कि सेंटर में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई और चला रहा है। किसकी बात कही थी आपने? नहीं, जो मौजूदा सरकार है उसकी कही थी, और किसकी कहेंगे? नहीं, तो आपने बोला कोई और है। हाँ, कोई और है। सरकार कोई पॉलिटिकल नहीं है, तो नहीं, उसका हमने थोड़ा कहा खुलासा कि, कर दीजिए। जो मौजूदा सरकार है किसी पार्टी की सरकार नहीं है। अच्छा, मौजूदा सरकार जो है किसी पार्टी की नहीं है। मौजूदा सरकार को चलाने वाले कोई और लोग हैं, वो उसके बारे में कहा था, क्योंकि इसको बड़ी बड़ी कंपनियां चलाती है सरकार को। जो मौजूदा सरकार है, इसको ये कंपनी की सरकार है, किसी पार्टी की सरकार नहीं है। अगर ये पार्टी की सरकार होती तो वह जरूर बातचीत करती है हमारे नहीं, कंपनी का मतलब आप बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कॉरपोरेट घराने हैं, वो उनकी सरकार है। अंबानी ये और है, और भी हो सकते हैं, 2 4 5 10 लोग हो सकते हैं जो बड़े घराने हैं, उनको चलाते हैं। मतलब पब्लिक की सरकार नहीं है। पब्लिक की सरकार नहीं, हमारी पार्टी आपकी की भी नहीं। सरकार नहीं है। आरएसएस की है? आरएसएस चला रही हो? आरएसएस भी एक चेहरा है, आरएसएस जो बैक से सपोर्ट करता है सरकार को। एक नया, अभी 3-4 दिन पहले आपने हिजाब पे कमेंट किया था। नहीं, हिजाब पे क्योंकि कुछ प्रतिबंधित से शब्द हैं जो 2 से 3 महीने के बीच में चुनाव से पहले भी आते हैं। जी, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जिन्ना, जी, जी, ये शब्द आते हैं। जी। ये शब्द 2.5 महीने से यहाँ चले नहीं। उत्तर प्रदेश में ये यहाँ के लिए शब्द थे, वो चले नहीं। तो एक दूसरा फिर हिजाब लेकर आ गए, वो यहाँ पर नहीं चला तो कर्नाटक में जा चलाया। हमने कहा भाई, जहाँ हिजाब की बात आती है वहाँ हिसाब और किताब की बात कर लो। हाँ, वही मैं पूछने वाला था कि हिसाब किससे करेंगे? नहीं, हिसाब तो सरकार से करेंगे। जो सरकार के लोग वोट मांगने आएंगे या जनता के बीच में जाएंगे, उनसे हिसाब मांगो। आप अपनी प्रॉपर्टी का मांगो, मेरी प्रॉपर्टी घट क्यों रही, मेरे महंगाई बढ़ क्यों रही है, देश का फंड जा कहाँ रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां पनप क्यों रही है, ये महंगाई क्यों बढ़ी। तो ये सब चीजों पे किसी भी उस पर बातचीत कर सकते हो उनसे। तो सुनवाई तो है ही नहीं साहब। सरकार तो बिल्कुल कान में सरकार नहीं सुन रही ना, वे वोट मांगने गांव में जाते हैं। जी। तो सरकार वोट मांगने गांव में जा रही, तो गांव में मिलते हैं वे आपको, तो उनसे आप वहीं करो जहाँ पे मिलते हैं। इंडिविजुअल मिले, इंडिविजुअल करो। पब्लिक में मिले, पब्लिक में करो। देखो, हम 13 महीने दिल्ली में रहे जी। हमको 22 जनवरी 2021 को सरकार से आखिरी बातचीत हुई थी, और उसके बाद में दिसंबर से, जनवरी से, और फिर आंदोलन ही खत्म हो गया। हमको सरकार नहीं मिली फिर कभी। तो क्या इलेक्शन के बाद फिर से प्रोग्राम है आपका? नहीं, हम तो पूरे देश में जा रहे हैं। अभी भी हम जा रहे, कल 2 तारीख में भी हम हरियाणा में जाएंगे, 3 तारीख में उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, और राजस्थान में 13 तारीख में राजस्थान में, फिर हरियाणा में है 14 तारीख में, और फिर उसके बाद में हम तमिलनाडु, कर्नाटक, ये 19-20 तारीख से फिर उधर। राकेश साहब, एक चीज बताएं, शुरू से कहा गया है कि दिल्ली की राजधानी पे उत्तर प्रदेश और बिहार से आते हैं। बिहार में आपका बहुत कोई ऐसा दबाव नहीं अभी तक बन पाया। बिहार के किसान जो सिर्फ आप वेस्टर्न यूपी में ज्यादा हैं, तो बिहार में क्यों नहीं करते ऐसा? थोड़ी स्ट्रेंथ और आ जाए। तो एक किस्म से खत्म ही कर दिया, वहां का किसान तो खत्म ही हो गया। बिहार में अब सिर्फ 2 चीज मिलती है। जो पढ़ाई लिखाई की तरफ जा रहा है तो पढ़ रहा है बिहार में, वही उनका उद्योग धंधा है, और मजदूर जो वर्कर है वो मिलता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा उन्होंने खत्म करके और वो काबू कर दिया। इसी तरह से पूरे देश को करना चाहते हैं। बिहार में 800 रुपये धान बिकता है जी। एमएसपी 1900 रुपया है। तो बड़ी लड़ाई हमारी ये है कि एमएसपी पे अगर गारंटी कानून बन जाएगा तो व्यापार करने वाले लोग 1900 रुपये से कम पे धान की खरीद नहीं करेंगे। जो भी 23 फसलें एमएसपी पे है वे कम से कम बिकनी चाहिए एमएसपी पे। और डिजिटल कैंपेन जो प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है उस उनका भुगतान हो जाए, ये एक डिमांड हमारी है।
और हमारा रहेगा कि अभी कर्नाटक से वहाँ से शुरू कर रहे हैं हम, 17, 18, 19 तारीख से चले जाएंगे उधर। उनको कहा है कि आप MSP पे अपना फसल बेचो, उससे कम पर ना बेचो। अभी सरसों 20 दिन पहले 8,000 रुपये के आसपास थी, 25 दिन पहले। अभी पिछले 5-6 दिन से उसके रेट 5.5 के करीब आ गए, 5 आ जाएंगे और वो 4.5 और 4 तक जाएगी। जैसे ही किसान की फसलें आएंगी तो कीमतें डाउन होती है। तो इसका मतलब कोई ना कोई इसको चलाने वाला सिस्टम है, सरकार पे कोई कंट्रोल इसका नहीं है, सरकारी कंट्रोल। मैं फिर से आता हूँ बिहार पे। आप बिहार पे आओ। आपने ही बोला अभी कि बिहार में कुछ नहीं है, तो उसको रिवाइव करने के लिए तो आप उसमें जैसे जा रहे हैं हम, को आगे बिहार आना चाहिए। जा रहे उसमें बिहार में, बिहार और कुछ स्टेट हमने लिए हैं, अब उसमें शुरू कर रहे हैं हम जाना वहाँ पे। तो सिर्फ आप किसानों की बात उठा रहे हैं या जो आजकल लड़कियों पे अत्याचार हो रहा है उस पे? नहीं, हमारा तो सब पे उठ रहा है। कहाँ पे हो रहा है अत्याचार लड़कियों पे? जहाँ पे होगा हम उठाएंगे। एक पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं, मैं पिछले हफ्ते एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिया भी क्वेश्चन, लेकिन अभी उठाया नहीं। उन्होंने बोला कि अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ 840 5 साल का सरकार का बजट था। कैलकुलेशन के हिसाब से एक बेटी को पढ़ाने या बचाने में सिर्फ 2 रुपए मिलते हैं। इस पे आपको अगर नॉलेज है, अगर नहीं है अगर, तो इस पे सवाल क्यों नहीं, मैं डिटेल आपको दे देता हूँ। आप डिटेल दे दो और हम उसको कहेंगे। सिर्फ 2 रुपए, इतनी शर्म की बात है। बिल्कुल होगा। हमने कहा है कि खाली भाव बढ़ाने से किसान या गांव का भला नहीं होगा। भाव के साथ में आपको एजुकेशन उनको देनी होगी जी। आप एजुकेशन फ्री दे दो। आप गांव में, शहर में कोई बच्चों को पढ़ा रहा, वो अपने सिस्टम से पढ़ा ले, लेकिन जो गांव है उसमें मजदूर हैं, किसान हैं, और इसी जो शहरी वो है उसी लेवल की आप वहाँ पर दे दो। आप उनको हेल्थ से आप उनकी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो, 2 रुपया उनके हेल्थ में बच सकते हैं। आप सड़कों का निर्माण कर दो, तो विकास और जो किसान है, जो मजदूर है, जो बढ़ेगा वो इन चीज़ों से बढ़ेगा। आप लड़कियों के स्कूल बनाओ। आप जो प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं इसमें अब बच्चे कोई नहीं पढ़ाना चाहता, सब वहाँ से हटिए, क्योंकि उनकी जो एजुकेशन थी वो ख़त्म होती जा रही है। जब तक समानता नहीं होगी, आज गांव में प्राइमरी में कौन पढ़ा रहा है? भाई गरीब का बच्चा ही प्राइमरी में पढ़ेगा। जब तक उसमें पढ़ाने वाला टीचर या सरकारी नौकरी करने वाला सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएगा, जब तक शिक्षा का सुधार नहीं हो सकता। इस पे काम करना पड़ेगा। BBC का आर्टिकल हमने पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले, बहुत 1-8 महीना पहले। उसमें ये है कि सरकार ने एजुकेशन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब कैसे ख़त्म किया देखिए, कंप्यूटर से जो पढ़े लिखे घर के हैं, जिनके पास कैपेसिटी है, कंप्यूटर लगा दिया, मोबाइल दे दिया, बच्चे उसका भी इफेक्ट है आँख पे, सेहत पे पड़ रहा है। अब लॉकडाउन में गांव के सब स्कूल बंद है पिछले 2 साल से, तो उनकी जो मंशा है, अब आप समझ रहे होंगे किनकी मंशा है, वो तो दोनों में सक्सेस हो रहे हैं। यहाँ ऐसे बच्चे को खराब कर दो, वहां बंद करके खराब कर दो। जो निचले देश में लेबर क्लास तैयार करी जा रही है जी, बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए जी। सस्ती लेबर भारत में मिले, ये एग्रीमेंट हो रहे हैं बाहर। बड़ी बड़ी यहाँ पर कंपनियां लगे, उसके लिए लेबर चाहिए और सस्ती चीप लेबर उनके लिए चाहिए। जो श्रम कानून थे उसमें चेंजिंग करे हैं। कोई अब फैक्ट्री में काम करके वहाँ काम करता है तो वो वहाँ पे अपनी यूनियन नहीं बना सकता। तो बहुत से कानून उन्होंने जो मजदूरों के जो लेबर्स जो एक्ट थे उसमें संशोधन करे हैं। बच्चों को अनपढ़ करना ये बड़ा टारगेट सरकारों का है, तो ये समझना पड़ेगा हमको सबको। हमने कहा कि बजट में क्यों नहीं आया, जिसके 2 बच्चे 3 बच्चे आप उसको आप मोबाइल दो, आप गांव में भी उसको डाटा फ्री दो 1 साल का जी। आप दो उनको, जिसके 3 बच्चे 3 मोबाइल चाहिए, उनको डाटा चाहिए। तो सर तो ये बहुत खर्चा बैठ रहा है। नहीं, कुछ खर्चा नहीं बैठ रहा है चौधरी साहब, ये तो जस्ट आई वॉश है।
खर्चा कुछ नहीं बेटा, उससे ज़्यादा लोग खर्चा कर रहे हैं, ऐड पे खर्चा कर रहे हैं, हज़ारों करोड़ ऐड पे कर रहे हैं, खर्चा नहीं बैठ रहा है। ये है कि अब हम आप सिर्फ एक जगह बैठ के बात करते हैं, गांव की बात आप करते हैं, एक आंदोलन की बात करते हैं। ये पार्लियामेंट में आप जैसा आदमी क्यों नहीं होना चाहिए जो यहाँ है वहाँ इकट्ठा एक साथ रह सके? 13 महीने आप यहाँ लोगों को जोड़ के रखा, तो पार्लियामेंट में ऐसा 10-20 तो आदमी हो जो नहीं है, जिसके कारण सरकार ये सब कदम उठा रही है जो मर्जी आए। देखो, पार्लियामेंट में लोग पार्टी को उससे जाते हैं जी, चुनाव लड़ना और आंदोलन करना दोनों में अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल अंतर है जी। जब आप मूवमेंट में रहोगे तो आपको बहुत लोग वहां पे सपोर्ट करते हैं जी, वो आपकी विचारधारा से सहमत है, लेकिन पार्टी में वो दूसरा है, लेकिन आंदोलन में आपके साथ है। वो भी हमारे साथ यहाँ पर है। कोई गलत फहमी ये पाले कि मैं चुनाव में जाऊंगा, आंदोलनकारी कभी चुनाव नहीं जीत सकता। अच्छा, वो गलत फहमी अपने दिमाग में से हर आदमी निकाल दे। जनता ने जो काम जिसको दे रखा है वही काम करे। आपको ये काम दे रखे है तो आप यही कर सकते हो। आपको कहो जी आप गांव में रह के खेती कर ट्रैक्टर चलाओ, तो अब नहीं होगा। आपको कह लगे जी आप कपड़े की दुकान पे आप बैठ के कपड़े का व्यापार कर लो, आप सारा कपड़ा उधार दे दोगे जानने वाले को, और 1 साल में नुकसान करके घर वालों कह दोगे जी नुकसान हो गया, अब मैं क्या करूं। तो जो काम जिसके है उसी को करना चाहिए। देश में आंदोलन और आंदोलनकारी मजबूत रहना चाहिए, तो ये ही पार्लियामेंट काम करेगी। उसको मालिक मत बनाओ उसको। जी जी जी। वो जब वोट मांगने जाता है वो नौकर कहता है कि मैं नौकर हूं, नहीं तो उसको नौकर ही रखो। चौधरी साहब, एक पुराने सवाल पे आते हैं। हाँ, पुराने बाजो। आपका ही घर है ये, आपका एरिया है ये, जो अभी इक्वेशन बना है M, Y और J, ये इक्वेशन अगर पहले रहता तो शायद मुजफ्फरनगर दंगा नहीं होता। मुजफ्फरनगर दंगे की तो सिचुएशन बनाई जाती है, बहुत दिन से उसको बना रहे थे। अब जब वो तो आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं जो अभी मंत्री हैं शायद। नहीं, कोई भी है उसमें अकेले मंत्री कुछ नहीं करता, तो पूरा सिस्टम लगता है इसको बनाने में। इनको कई साल लगे इसमें बनाने में। तो जब किसी चीज का निर्माण होता है तो फिर एक दिन वो ढहती है, और नया निर्माण, पुराना मकान तोड़ के नया निर्माण होगा। निर्माण हो गया इनका, वो अब टूट गया। उसी फील्ड में, उसी स्टेडियम में ये अब की बार भी मैच खेलना चाहते थे, वो जनता ने स्टेडियम तोड़ दिए यहाँ के। तो जब टाइम आता है जब टूटता है, हो सकता था कि जब पहले लोग ये थे कि भाई दंगा करने में ही बहुत मजा है, तो सबने मजा ले लिया। उसने देख लिए तजर्बे उसके, लड़ाई झगड़े के तजर्बा करके, और अब फिर सीधे रास्ते पर लोग चल पड़े आगे। अब खास में एक मैं अपनी बात, अपनी कविता आपको सुनाता हूँ जिसपे आप लड़ रहे हैं। हाँ, सुनाओ। होंठों पे विकास और दिल में विनाश रखते हैं, होंठों पे विकास और दिल में विनाश रखते हैं, कपड़ों से इंसानों को पहचानने का आभास रखते हैं। हाँ। कब तक देते रहेंगे आप जनता को दिलासा, 8 साल हो चुके प्रभु, अब तो पूरी करें आशा। लोग कह रहे हैं देश कोई और चला रहा है, लोग कह रहे हैं देश कोई और चला रहा है, आपने भी कहा था। हाँ, हमने भी कहा। इसलिए जनता में दिख रही इतनी निराशा, प्रभु इस निराशा की आपके पास है कोई परिभाषा? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास आपका नारा है, फिर क्यों एक वर्ग विशेष से इतना किनारा है? जब तक पिता सो रहा है, इस पे सुनिएगा, जब तक पिता सो रहा है, विकास को भी सोने के बिस्तर पर सोने दो, गोल्डन बेड पे सोने दो। जब तक विकास सो रहा है, जब तक पिता सो रहा है, विकास को भी सोने के बिस्तर पे सोने दो। जब हम जाग जाएंगे, जैसे आप लोग जैसे लोग, तो वह खुद जाग जाएगा, वो दिन आने तो दो। जब मुंह का ढांकना अनिवार्य कर ही दिया तुमने, कोरोना में भी और अभी इधर उधर करके, जब मुंह का ढांकना अनिवार्य कर ही दिया तुमने, फिर क्यों कोरोना के नाम पर विनाश की दुहाई देते हो? यही सब आप बोलते रहते हैं, उसी को हमने कविता में डाला। ना, कविता में ठीक बनाया आपने। चलिए, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद साहब, धन्यवाद।